हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशंस। फार्मा सॉल्यूशंस की इस वीडियो सीरीज़ में जो टॉपिक आज मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है कुछ मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं DSBM से, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में से, जो कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये पूछ सकते हैं कि इसमें कितने जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, 1, 2, 3, 4 या 10। तो अगर पूछा जाए तो इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें इसे हम वन मैन बिजनेस बोलते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, इसे हम 2 और मोर पर्सन्स एम्प्लॉय करते हैं। जो पार्टनरशिप होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स एम्प्लॉयड होते हैं और मैक्सिमम ऑफ 20, ये भी आ सकता है पेपर में। मतलब पार्टनरशिप में कितने, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, मैक्सिमम लिमिट पूछ सकते हैं कितनी है, 20 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। और अगर बैंकिंग फर्म है तो 10। जर्नल पार्टनरशिप में क्या होता है, जर्नल पार्टनरशिप क्या है, इसमें जो लायबिलिटी होती है एवरी पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती है। जर्नल जो पार्टनरशिप होती है, हर पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंपनी एक्ट है वो कौन सी डेट में पास किया गया था। कंपनी एक्ट 1956। नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बिजनेस कौन से स्केल पे करती है, क्या वो लार्ज स्केल पे करती है, स्मॉल पे करती है। अगर ऐसा कुछ आए क्वेश्चन तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो लार्ज स्केल बिजनेस है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स अलाउड होते हैं, 2 मेंबर मैक्सिमम होते हैं 50 तक। ये पूछा जा सकता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें क्या 40 मेंबर्स होते हैं, 20 होते हैं, 10 होते हैं। तो अगर ये आ गया तो मैक्सिमम ऑफ 15 मेंबर्स तक अलाउड होते हैं प्राइवेट कंपनी में। देन नेक्स्ट इज़ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम नंबर होते हैं 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, पूछ सकते हैं कि कितने, 50 हैं, 100 हैं या नो लिमिट। तो आपको जो आंसर करना है कि पब्लिक कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं उनमें कोई लिमिट नहीं होती और प्राइवेट में होते हैं 50 मेंबर्स। अब अगर हम रिवाइज करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल मैन है, पार्टनरशिप में अप टू 20 पर्सन्स तक कर सकते हैं। अगर वो बैंकिंग फर्म है तो 10। कंपनी एक्ट किया था 1956 में। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो लार्ज स्केल है। प्राइवेट कंपनी में 50 तक लिमिट होती है और पब्लिक कंपनी में नो लिमिट होती है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी वो है, अब हम किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी तब डिक्लेयर करेंगे जब उसमें जो गवर्नमेंट का शेयर है वो 51% होगा। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि 50-50, 40-50, 51, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो सही आंसर है वो लगाना है। नेक्स्ट जो है कि गवर्नमेंट का कितना है, 51% शेयर होता है, तो हम उसे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो कौन से ईयर में पास की गई थी, वो ईयर 1912 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था। इसके बाद आता है जो मिडलमैन होते हैं वो क्या होते हैं। मिडलमैन होते हैं 2 टाइप्स के, फंक्शनल मिडलमैन और मर्चेंट मिडलमैन। ये पूछ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन जैसे आ गया है कि इनमें से एक सिलेक्ट करो, कौन सा मर्चेंट मिडलमैन है या कौन सा वो है फंक्शनल मिडलमैन है। जो मर्चेंट मिडलमैन है, अब जैसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा मॉडल है, तो जैसे डाल दिया ब्रोकर्स, कमीशनिंग एजेंट, ऑक्शनर्स और एक डाल दिया रिटेलर। तो जो हमारा मर्चेंट मिडलमैन है वो है होलसेलर एंड रिटेलर, और जो हमारा फंक्शनल मिडलमैन है वो है ब्रोकर्स, डेलिक्रेडियर एजेंट्स, कमीशनिंग एजेंट्स या ऑक्शनर्स। ये हैं फंक्शनल मिडलमैन। मर्चेंट मिडलमैन हैं होलसेलर एंड रिटेलर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से फंक्शनल मिडलमैन है और कौन से मर्चेंट मिडलमैन है। नेक्स्ट इज इटिनेरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं। क्या वो अपनी शॉप पे, ऐसे पूछ सकते हैं कि वो अपनी फिक्स्ड शॉप होती है या गवर्नमेंट में कि उसमें काम करते हैं या क्या होते हैं। तो इटिनेरेंट रिटेलर्स वो होते हैं जो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं अपना सामान बेचने के लिए। नेक्स्ट ये भी आ सकता है पेपर में कि जो हमारा मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड है ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए वो कितना है। तो जो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड है ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए वो है 10 स्क्वायर मीटर। कितना है, 10 स्क्वायर मीटर। अब जैसे किसी भी पर्सन ने लाइसेंस अप्लाई करना है
रिटेल सेल के लिए या होलसेल सेल के लिए ऑफ ड्रग्स, तो वो कौन सा फॉर्म नंबर पे अप्लाई करेगा। तो जो हमारा फॉर्म नंबर है, एप्लीकेशन जो है वो होती है फॉर्म नंबर 19 पे वो एप्लीकेशन फिल करेगा फॉर द ग्रांट के लिए या रिन्यूअल के लिए। अगर किसी भी पर्सन ने अपनी लाइसेंस को ग्रांट करवाना है, नया शुरू करना है या पहले है उसकी रिन्यूअल करनी है, तो जो फॉर्म नंबर वो भरेगा दैट इज़ फॉर्म नंबर 19। जो हमारा लाइसेंस है वो कितने साल तक वैलिड है, इट इज़ वैलिड अप टू 5 ईयर्स पहले है। ये ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनने में आपको काफ़ी इजी लगेंगी। कई बार हम इजी चीज़ें छोड़ देते हैं, ये आपको सुनने में लगेगा कि काफ़ी इजी सा है, लेकिन कई बार हम इजी चीज़ें छोड़ देते हैं डिफ़िकल्ट के चक्कर में। कई बार इजी पूछी जाती है तो हम सोचते हैं कि शायद पढ़ लेते तब। तो ये है, एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना है फॉर्म नंबर 19। जो लाइसेंस है वो 5 साल के लिए वैलिड होगा। जो होलसेल, इसके बाद है कि जब होलसेलर किससे सामान लेता है, होलसेलर सामान लेता है मैन्युफैक्चरर से। होलसेलर को 45 डेज़ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 45 दिन की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो होलसेलर है वो रिटेलर को 21 डेज़ की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को करता है 45 दिन की और होलसेलर रिटेलर को करता है 21 दिन की क्रेडिट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज़, कोई भी जैसे हमने लाइसेंस लेना है, कौन से फॉर्म में भरना है, लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बाय रिटेल अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। हमने किसी भी चीज़ के लिए लाइसेंस लेना है रिटेल के लिए, वो सभी ड्रग्स को, सिर्फ उन ड्रग्स को छोड़ के जो शेड्यूल C या C1 में हैं, तो उसके लिए हमें जो फॉर्म भरना है वो है फॉर्म नंबर 20। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस वो होता है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस हमें फॉर्म भरना होगा फॉर्म नंबर 20A में। किसी भी चीज़ के लिए हमने किसी को सेल के लिए चीज़ें रखनी है, डिस्ट्रीब्यूट ड्रग मतलब रिटेल करनी है, तो हम फॉर्म नंबर भरेंगे 20। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए फॉर्म भरेंगे 20A। अगर हमने सेल करना है कुछ भी, हमने होलसेल, जैसे जो C1 और शेड्यूल C में नहीं आते हैं उन चीज़ों को जैसे रिटेल करना है तो हम फॉर्म भरेंगे 20। अगर उनकी होलसेल करनी है तो हम फॉर्म भरेंगे 20B। अब ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, अब वो तो हो गए जो एक्सक्लूडिंग शेड्यूल C एंड C1, मतलब C और C1 में अगर हमें रिटेल करनी है तो हम फॉर्म भरेंगे 20। अगर उसका होलसेल करनी है तो हम फॉर्म भरेंगे 20B। अब आगे जिनमें जो शेड्यूल C1 में होते हैं, मतलब जिनमें हम इंक्लूड करेंगे शेड्यूल C1 और C के ड्रग्स, तो उसके लिए अगर हमें करनी है रिटेल तो हम फॉर्म भरेंगे 21। अगर उसकी हमने होलसेल करनी है तो हम फॉर्म भरेंगे 21B। शेड्यूल C1 और C के लिए अगर हमने रिटेल करनी है, वो इंक्लूड करना है, तो फॉर्म 21 और दूसरे के लिए 21B। तो अब जो नेक्स्ट है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस में के रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ सकते हैं। ये बेसिकली किस चीज़ का मेथड है, ये मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल का। अब ABC में आते हैं, A इज़ ऑलवेज, B बेटर, C कंट्रोल। A में कौन सी आइटम आती हैं, B में कौन सी आती हैं और C में कौन सी आती हैं, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो A में आती हैं हमारी जो A आइटम्स वो होती हैं जिनमें कॉस्टली आइटम्स कम होती हैं, फ्यू कॉस्टली आइटम्स होती हैं, बट इनका जो बजट होता है इन्वेंट्री में वो होता है 70%। A में कॉस्टली आइटम्स होती तो कम है लेकिन उनका बजट 70% होता है। B में 20% इन्वेंट्री होती है आइटम्स और 20% ही उनका बजट होता है। C में क्या होता है, 70% इन्वेंट्री होती है आइटम्स की जो लेस्ट कॉस्टली होती हैं, मतलब इन्वेंट्री स्पेस तो वो ज़्यादा घेरेंगी, सामान ज़्यादा होगा, लेकिन उनका जो बजट है वो कम होगा, वो आएंगी हमारे C में। मतलब हमारा सामान कम बट पैसे ज़्यादा, वो आते हैं A में। इक्वल रेशो वो आते हैं B में, और सामान ज़्यादा लेकिन उसका प्राइस कम, बजट कम, तो वो आते हैं हमारे C में। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम किसके लिए करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो टेक्निक है, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, मतलब हमें कितना सामान और ऑर्डर करना है। अब जो करेक्ट क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है, करेक्ट क्वांटिटी वो होती है
जिसमें हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, मतलब हमारे जो पैसे हैं, कोई भी चीज़ को हमने अगर ऑर्डर करना है तो वो करेक्ट तब होगी जब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वो दोनों कम होंगी, मिनिमम होंगी। नेक्स्ट इज स्लो मूविंग आइटम्स कौन सी होती हैं, डॉर्मेंट मटेरियल कौन सा आता है या ऑब्सोल्यूट आइटम कौन सी होती हैं। स्लो मूविंग जो स्लो रेट पे मूव करती हैं, मीन्स हमारे जैसे शॉप है उसमें जो चीज़ें जो कम मूव कर रही हैं, मतलब कस्टमर की कम डिमांड है, तो उन्हें हम कहेंगे स्लो मूविंग रेट। डॉर्मेंट मटेरियल्स वो होते हैं जैसे हमने कोई शॉप खोली है, मीन्स जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम डॉर्मेंट कहेंगे। मीन्स पर्टिकुलर जैसे हमारे सर्दी के कपड़े हैं वो सिर्फ सर्दी में ही बिकेंगे या कुछ भी, ये फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ। मीन्स कोई चीज़ें सिर्फ अगर अकॉर्डिंग टू वेदर या मतलब कुछ टाइम वो चलती हैं, कुछ टाइम वो नहीं चलती, उन्हें हम सीजनल प्रोडक्शन कह देते हैं, दैट आर डॉर्मेंट। ऑब्सोल्यूट आइटम्स वो होती हैं जो यूज़लेस हो जाती हैं, बिल्कुल यूज़लेस हैं, मीन्स हमारे वहाँ पे पड़ी हैं, हमने परचेज़ कर ली हैं लेकिन यूज़लेस हैं, या तो वो एक्सपायर्ड हो गई हैं या उनका कुछ और उनका मतलब अच्छे से आ गया है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर चेंज हो गया है या प्रोडक्ट और प्रोसेस चेंज हो गया है, तो वो ऑब्सोल्यूट आइटम्स हो गई हैं जो बिल्कुल यूज़लेस हो चुकी हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा। स्लो मूविंग जो स्लो रेट पे मूव करती हैं, डॉर्मेंट जो सीजनल अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज करती हैं, ऑब्सोल्यूट जो बिल्कुल ही वो हो गई हैं, यूज़लेस हो गई हैं। देन नेक्स्ट स्क्रैप एंड सरप्लस आइटम्स आती हैं। स्क्रैप क्या होता है, जैसे हमने इंडस्ट्री लगाई है उसमें हम टैबलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कैप्सूल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें जो हमारा कुछ पाउडर मटेरियल या ग्रेन्यूल्स बच गए हैं, हमने मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, जो हमारा बच गया मटेरियल है उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रैप। नेक्स्ट सरप्लस। सरप्लस वो मटेरियल होता है जो ज़्यादा अमाउंट में है, हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे हम सरप्लस कहेंगे। और जो हमारे जैसे कि ड्रग स्टोर है, सपोज हमने ड्रग स्टोर ओपन किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब जो हमारे ड्रग स्टोर की जो एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं, क्या उन्हें हम स्क्रैप कहते हैं या सरप्लस कहते हैं। तो जो हमारे ड्रग स्टोर में जो ड्रग्स एक्सपायर्ड हो चुकी हैं उन्हें हम कहते हैं सरप्लस आइटम्स। ये काफ़ी बार पूछा गया, आप ध्यान से नोट डाउन कर लो। जो हमारे ड्रग स्टोर में ड्रग्स एक्सपायर हो गए उन्हें हम कहते हैं सरप्लस आइटम्स। नेक्स्ट इज स्क्रैप, 3 टाइप्स का है, लेगिमिटेड स्क्रैप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप या डिफेक्टिव स्क्रैप। लेगिमिटेटेड स्क्रैप वो होता है, मीन्स जैसे हम कुछ बना रहे हैं, जैसे टैबलेट बनाई है तो हमें ये पहले ही पता होता है, आइडिया होता है कि इतना सा पाउडर बचेगा, मतलब इतना पाउडर या ग्रेन्यूल्स ड्यूरिंग प्रोसेस बचेंगी, तो ये प्री डिटरमाइंड स्क्रैप होता है, उसे हम लेगिमिटेड स्क्रैप कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड स्क्रैप कब होता है, व्हेन अ मटेरियल बिकम्स ऑब्सोल्यूट ड्यू टू चेंज इन डिज़ाइन। एडमिनिस्ट्रेटेड स्क्रैप वो होता है जैसे हमने मटेरियल परचेज कर लिया लेकिन अब उसका डिज़ाइन चेंज हो गया, अब हमने उस टाइप का मटेरियल नहीं बनाना है, तो उसे हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप। डिफेक्टिव स्क्रैप वो होता है जो सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल का होता है, जो सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल का होता है उन्हें हम बोलते हैं डिफेक्टिव स्क्रैप। नेक्स्ट है 3 पॉइंट्स और हैं, वेद एनालिसिस। वेद, वी इज़ फॉर वाइटल, ई इज़ फॉर एसेंशियल एंड डी इज़ फॉर डिज़ायरेबल। वेद एनालिसिस में हमने जैसे कोई 3 चीज़ें ले ली हैं, जैसे जिनकी ज़्यादा डिमांड है उन्हें हम वाइटल में करेंगे, जिनकी बिल्कुल कम डिमांड है उन्हें हम डिज़ायरेबल कहेंगे, और जिनकी बीच में डिमांड है उन्हें हम एसेंशियल आइटम्स कहेंगे। ठीक है, वेद एनालिसिस में जिनकी आइटम्स की ज़्यादा डिमांड है उन्हें हम वाइटल कहेंगे, जिनकी बिल्कुल कम डिमांड है उन्हें हम डिज़ायरेबल कहेंगे, जिनकी बीच में डिमांड है उन्हें हम एसेंशियल आइटम्स कहेंगे। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।